हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र में हम लोग समझते हैं रसायन शास्त्र होता क्या है। ठीक है, रसायन शास्त्र जो है इसमें हम लोग पदार्थों के संरचना यानी कि बनावट और उसके गुण धर्म, उसके गुण क्या क्या होते हैं और उसके परिमाण एवं उसके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझते हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र में हम लोग इसके गुण धर्म यहाँ हम लिख देते हैं, इसके गुण धर्म, संरचना, परिमाण एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र में हम लोग पदार्थों के गुण धर्म, संरचना, परिमाण एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, ये हो गया रसायन शास्त्र के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इस रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रसायन शास्त्र रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो मिस्र के कीमिया शब्द से हुई थी। मिस्र के कीमिया शब्द से हुई थी। ठीक है, यह मिस्र का जो कीमिया शब्द है इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काली मिट्टी, काला रंग, काली मिट्टी नहीं, काला रंग। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। इस कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, ये हो गया रसायन शास्त्र के बारे में हम लोग समझे। अब बात करते हैं कि इस रसायन शास्त्र जो है इसके जनक हम किसको कहते हैं? रसायन शास्त्र के जनक हम लोग लेवोजियर को कहते हैं। इसे कहते हैं लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं लेवोजियर। ठीक है, रसायन शास्त्र के जनक हम किसको कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं। ठीक है, यही लेवोजियर जो वैज्ञानिक है इन्होंने ही द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? लेवोजियर ने दिया। ठीक है, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। ठीक है, ये किसने बताया? लेवोजियर ने बताया। ठीक है, इन्होंने बता दिया कि द्रव्यमान क्या होता है, कैसे इसका सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है, ये हो गए। चलिए अब हम समझते हैं कि जो ये लेवोजियर थे ये तो रसायन शास्त्र के जनक विदेशी हो गए। ठीक है, अब भारतीयों की बात करते हैं तो भारतीय वैज्ञानिक कौन है जो रसायन शास्त्र के जनक कहलाते हैं? भारतीय रसायन शास्त्र के जनक, रसायन शास्त्र के जनक, भारतीय रसायन शास्त्र के जनक हम लोग प्रफुल्ल राय को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रफुल्ल राय। इन्हें हम लोग नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया है कि नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया, इन्हें क्या कहते हैं? नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इसे किन्हें कहते हैं? प्रफुल्ल राय को कहते हैं, क्योंकि इन्हें भारतीय रसायन शास्त्र के जनक कहा गया। ठीक है, चलिए आइए हम लोग रसायन शास्त्र में आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम देखते हैं कि रसायन शास्त्र में हम लोग पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ जो होता है ये क्या होता है? ठीक है,
हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं दिख रही हैं, जो स्थान घेरती है, जो जगह लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं दिख रही हैं, जो स्थान घेरती है, जगह लेती है, उसे क्या कहते हैं? जिसमें भार हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब पदार्थ को हम लोग दो अवस्था में बांटते हैं। एक अवस्था को कहते हैं हम रासायनिक आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर बांटते हैं। रासायनिक अवस्था के आधार पर एक को बांटते हैं और दूसरे को भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था। ठीक है। रासायनिक और भौतिक अवस्था होती क्या है? जैसे मान के चलिए कि रासायनिक कहने का मतलब कि हम किसी को पेट्रोल डीजल छिड़क करके जला देते हैं ना, तो वो रासायनिक उसमें परिवर्तन है, यानी कि उसका अब जो जल गया पेट्रोल और डीजल से, वो ठीक नहीं हुआ। ठीक है। और किसी को हम ईंट पत्थर मार करके उसे हम कहीं फोड़ फाड़ देते हैं कपार पर, तो समझिए कि वो जो होता है वो भौतिक अवस्था होता है, उसमें वो ठीक हो जाएगा दोबारा। तो जो दोबारा ठीक हो जाता है उसे हम कहते हैं भौतिक अवस्था। और जिसके चेंजिंग से वो दोबारा उस अवस्था में नहीं आएगा उसे हम कहते हैं रासायनिक अवस्था। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इन दोनों के बारे में समझिए। इसे केमिकल फेज भी कहते हैं, केमिकल फेज, ऐसे कहते हैं फिजिकल फेज। ठीक है। अब हम इस भौतिक आधार पर हम पदार्थों को 5 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 5 भाग में। पहले को हम लोग कहते हैं ठोस, पहला को क्या कहते हैं? ठोस। दूसरे को कहते हैं द्रव, दूसरे को क्या कहते हैं? द्रव। तीसरा को कहते हैं गैस। चौथे को कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा। पांचवा को कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। पांचवा जो होता है वो क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था होती है। ठीक है। अब हम इन पांचों के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है। चलिए, आप लोग इसको लिखना होगा तो सुन करके वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए, ठोस किसे कहते हैं? आप लोग थोड़ा बहुत पिछले क्लास में कुछ इसका अध्ययन किए होंगे, तो थोड़ा बहुत उससे भी आप लोग याद कीजिएगा। ठोस पदार्थ उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई, ये जो हम वस्तु जी हम स्केच लिए हैं, ये पेन जो है, ये जो मार्कर है, इसे हम लिख रहे हैं, तो ये एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। क्या है? ये एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। इसका आकार और आयतन दोनों फिक्स है। इसको कहीं भी रखिएगा तो उतना ही जगह घेरेगा, इसका जो भार है उतना ही रहेगा। तो जो ठोस पदार्थ होता है उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं द्रव की। तो द्रव जो होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी कहने का मतलब, अगर हम पानी, दूध, कोई भी चीज़ लेते हैं उसको एक बीकर में रखते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि 2 बीकर लेते हैं। ठीक है। एक बीकर हम लेते हैं 3 लीटर का। ठीक है। जो पतला बीकर है। ठीक है। और दूसरा 5 लीटर का बीकर लेते हैं जो कि चौड़ा है। ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसी बीकर में हम आधा लीटर पानी को, यानी कि 500 ml दोनों में रखते हैं। ठीक है। 500 ml दोनों में हम पानी रखते हैं, तो क्या देखेंगे कि इसमें वही पानी जो है थोड़ा सा लंबा टाइप का हो जाएगा, ऊपर तक भरा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें पूरा जगह नहीं घेरेगा, आधा तक में ही सीमित हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इसका जो आकार है दोनों का अलग अलग रहेगा। ठीक है। दोनों बीकर में, इस चौड़ा है तो चौड़ा टाइप का आकार बन जाएगा, ये पतला है तो पतला टाइप का आकार बनेगा द्रव का। ठीक है। तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है द्रव का, लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी आयतन जो इसका भार है 500 ml है, तो ये बढ़ के 600 ml तो होगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। तो इसलिए इसका आयतन जो होता है वो फिक्स रहता है, लेकिन आकार चेंज होता है। तो द्रव का आयतन क्या होता है? फिक्स रहता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है। और इसका आकार बदलता है, आकार इसका बदलता है। ठीक है। ये हो गया द्रव के बारे में। चलिए अब आगे समझते हैं गैस के बारे में। गैस क्या होता है? इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। सबसे समझिए कि ये ढीठ टाइप का समझते हैं ना, एकदम हरामी टाइप का, सबसे यही होता है। ना तो इसका आकार निश्चित है और ना ही इसका आयतन निश्चित है। ठीक है। जैसे मान के चलिए, कहने का इन द सेंस ये मतलब है कि अगर हम 5 लीटर के एक बर्तन लेते हैं और एक 3 लीटर का, ठीक है, तो गैस को 5 लीटर में 2 लीटर गैस लीजिए। ठीक,
आप 5 लीटर में रखिएगा ना तो पूरा जगह ये घेर लेगा, चाहे 3 लीटर में रखिएगा तो उतना ही, 10 लीटर में उसको रख दीजिएगा, 10 लीटर वाला एक लीकर क्या बोलते हैं एक कप टैप लेकर के उसमें भी रखिएगा कोई बर्तन में 10 लीटर वाला में भी, तो ये पूरा स्थान घेर लेगा। यानी कि इसको जितना जगह मिलेगा वो पूरा जगह घेर के बैठ जाता है। इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन अनिश्चित होता है, दोनों क्या होता है अनिश्चित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा अवस्था की। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में हम समझते हैं ये सबसे गर्म अवस्था होती है। प्लाज्मा अवस्था सबसे गर्म अवस्था होती है। ठीक है, अब प्लाज्मा अवस्था को कैसे समझेंगे, जैसे मान के चलिए कि लोहा को पिघला हुआ आप लोग बहुत लोग देखे होंगे, तो जो लोहा पिघला कर जो रिंच बनाया जाता है, जब उसको पिघलाया जाता है तो वो जिस अवस्था में होता है ना, उस अवस्था को हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। उस अवस्था क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। अब ये सबसे गर्म अवस्था होती है, इससे गर्म कुछ नहीं होता है। ठीक है, सूर्य जो हम लोग का है ना वो भी प्लाज्मा अवस्था में, या फिर जितने तारे हैं ये सब किसकी अवस्था में, किस अवस्था में है, तो प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, चलिए ये हो गया प्लाज्मा अवस्था, सबसे गर्म अवस्था, सबसे गर्म अवस्था। ठीक है, अब हम समझते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था के बारे में। ठीक है, यह सबसे ठंडी अवस्था होती है, इससे ठंडा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर अभी भी खोज जारी है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था, खोज किया था कि सबसे ठंडी अवस्था का -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप पर ही यह अवस्था संभव है। अगर परम शून्य ताप से अगर थोड़ा सा भी कम हुआ या ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने अवस्था को खो देता है। ठीक है, तो जो सबसे ठंडी अवस्था होती है वो होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस ने इस भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज किया था और इसको आइंस्टीन के पास सेंड कर दिया। आइंस्टीन ने इसको पढ़ करके पब्लिश कराया था पेपर में, इसलिए इन दोनों का नाम साथ में जुड़ा हुआ था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। यह अवस्था -273 डिग्री सेल्सियस पर ही संभव है। इसे हम परम शून्य ताप कहते हैं, परम शून्य ताप। ठीक है, इससे अब अधिक ऊपर नहीं जाता है कोई भी चीज। ठीक है, -273 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, इसलिए इसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। जब तक इस अवस्था में रहेगा कोई भी चीज में तभी ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहलाएगा, अन्यथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में नहीं रहेगा। ठीक है, अब इस अवस्था में हम लोग समझते हैं ये जो अवस्था है इसका खोज अभी भी जारी है, अभी पूर्ण रूप से इसके बारे में खोज नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया भौतिक आधार पर हम लोग पदार्थों को 5 भाग में बांटते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रासायनिक अवस्था में पदार्थों को कितने भाग में बांटते हैं। ठीक है, रासायनिक आधार। ठीक है, रासायनिक आधार पर हम पदार्थों को 2 भाग में बांटते हैं, एक तो शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध में हम लोग आगे चल के 3 भाग में बांटते हैं, तत्व 3 नहीं 2 भाग में जी, तत्व और यौगिक। ठीक है, तत्व और यौगिक। अशुद्ध को हम लोग आगे चल करके अशुद्ध में हम लोग रखते हैं मिश्रण। अशुद्ध में किसको रखते हैं, मिश्रण। ठीक है, ये हो गया रासायनिक आधार पर हमने इसको बांट दिया। ठीक है, अब हम मिश्रण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। मिश्रण कहते किसे हैं पहले ये समझिए। ठीक है, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण जो होता है ये 2 समझिए, जैसे मान के चलिए कि 2 पदार्थों का एक ही अनुपात में मिल जाना मिश्रण कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि 2 प्रकार का दाल हो, चाहे चीनी नमक सब एक ही में मिला दीजिए, वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। 2 को पदार्थ कोई भी लेकर के एक ही अनुपात में मिला दीजिए, सेम अनुपात में, उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। इसका अनुपात सेम जरूरी नहीं है, जैसे मान के चलिए कि आधा किलो 1 किलो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम दोनों सेम लेंगे, आधा किलो लेंगे, नहीं, कोनो 5 किलो लेंगे, कोनो 1 किलो, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मिश्रण। और जब ये मिश्रण बन जाता है तो मान लीजिए 2 पदार्थ को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो गया। ठीक, मिश्रण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है समान मिश्रण, समान मिश्रण, और दूसरा जो होता है वो होता है विषमान
विषमांग मिश्रण, ठीक है। समांग मिश्रण किसे कहते हैं? समांग, यानी कि इसमें कोई भी चीज मिल जाएगा ना इस मिश्रण में तो वो दिखाई नहीं देगा। जैसे मान के चलिए चीनी या पानी का घोल, वो क्या है? समांग मिश्रण है। चीनी या पानी का घोल बना दीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा? समांग मिश्रण, यानी कि जो मिश्रण मिलाने के बाद उसके विलयन अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं उसे क्या कहते हैं? समांग मिश्रण। अब ऐसा मिश्रण जिसे मिलाने के बाद उसके विलयन अलग अलग दिखाई देते हैं उसे कहते हैं विषमांग मिश्रण, ठीक है। जैसे मान के चलिए नमक का चीनी और उसमें कंकड़ पत्थर बालू डाल दीजिए, मिला दीजिए तो उसमें अलग अलग दिखाई देंगे। चाहे दो प्रकार को दाल लेकर के मिला दीजिए वो भी अलग अलग दिखाई देंगे। तो जो अलग अलग दिखाई देते हैं उसे हम विषमांग मिश्रण कहते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं उसे हम समांग मिश्रण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया विषमांग मिश्रण के बारे में, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक होता क्या है पहले ये समझते हैं। यौगिक होता क्या है? यौगिक को इस तरह से समझिए कि जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका सूत्र होता है ना उसे यौगिक कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन कैसे समझिएगा? तो तत्व से जो मिल करके बनता है ना उसे हम यौगिक कहते हैं। तत्व से मिलकर के जो बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक, ठीक है। अब इसके पहले हम तत्व को जान लेते हैं कि तत्व होता क्या है, ठीक है। तत्व आप लोग लगभग सब लोग पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तत्व हमारे प्रकृति में अभी तक से 118 तत्वों की खोज की गई है। इसमें से 94 जो तत्व होता है वो होता है प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक के द्वारा 94 तत्व मिले गए, पाए गए हैं, ठीक है। बाकी जो 118 में से 94 घटा दीजिएगा, जो बाकी बचेगा वो तत्व मैन मेड है, यानी कि आदमी द्वारा बनाया हुआ तत्व है, ठीक है। तो 94 को पृथ्वी में पाया जाता है। 118 को जो भी पेरियोडिक टेबल में जितना तत्व होता है पेरियोडिक टेबल में उन सभी तत्वों को हम लोग तत्व कहते हैं। जितना होता है 118 वो सब तत्व है, ठीक है। अब ये जो तत्व होता है ये सिंगल अवस्था में रहता है, अकेले रहता है, ये किसी के साथ नहीं रहता है, ठीक है। तो जो अकेले रहता है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब तत्व के एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब सब जितना होता है क्या होता है? वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन, ये सब क्या है? ये सब तत्व है। जो अकेले रहता है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? तो जो इस तत्व से मिल करके बनेगा उसे यौगिक कहेंगे, ठीक है। यौगिक जो होता है वो हमेशा सूत्र में रहेगा, ऐसे नहीं रहता है। जैसे मान के चलिए पानी का सूत्र होता है H2O, तो वो हमेशा सूत्र में रहेगा। दूध का कोई सूत्र नहीं होता तो वो यौगिक नहीं है, ठीक है। चलिए समझिए यौगिक होता क्या है। यौगिक दो प्रकार का होता है। यौगिक का पहले एग्जाम्पल समझिए, जैसे H2O जल है, ये एक प्रकार का क्या है? यौगिक है, ठीक है। जैसे मान के चलिए H2SO4 ये भी एक प्रकार क्या है? यौगिक है। जिसका फॉर्मूला होगा ये क्या हो जाएगा? यौगिक होगा। देखिए इसमें दो पदार्थ तत्व से मिलकर के बना है, जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब से मिलकर के बना हुआ है ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? तत्व से मिलकर के बना हुआ है क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है अकार्बनिक, ठीक है। कार्बनिक और अकार्बनिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन होगा उसे कार्बनिक कहेंगे, जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे अकार्बनिक कहेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने लिखा CO2, इसमें कार्बन है, ये कार्बनिक हो गया, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने लिख दिया कि H2SO4, इसमें कार्बन नहीं है, ये अकार्बनिक हो गया, समझ में आया? जिसमें कार्बन होगा उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक कहेंगे, और जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? अकार्बनिक कहेंगे, ठीक है। यौगिक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसमें कार्बन होगा उसे कार्बनिक कहेंगे, जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे अकार्बनिक कहेंगे, ठीक है।